सो हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो सतीश चंद्रा ने लिखी है, उस की मिडावल हिस्ट्री का चैप्टर 10 डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है स्ट्रगल फॉर एम्पायर्स इन नॉर्थ इंडिया। तो चैप्टर नंबर 10, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, दैट इज आवर चैप्टर नेम। तो माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आवर सोशल चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं शर्की रूलर्स ऑफ जौनपुर के बारे में। ठीक है, तो देखा जाए तो मलिक सरवर करके एक गवर्नर थे दिल्ली सल्तनत में। तुगलक्स के टाइम पे उनके एक प्रोविंशियल गवर्नर थे जिनका नाम था मलिक सरवर। ठीक है, और जब उस समय दिल्ली सल्तनत एक अपने कमजोर, एक वीक दौर से गुजर रही थी और तिमूर का दिल्ली पर आक्रमण हो गया था, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब तुगलक रूलर्स का जो पावर है वो अपने डिक्लाइन के फेज में था, तो उसी वीकनेस का एडवांटेज उठाते हुए मलिक सरवर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया 1394 में और शर्की डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया जौनपुर में। जौनपुर अगर आपको नहीं पता है तो उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही पुराना शहर है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो तिमूर का इन्वेजन दिल्ली में 1398 में होता है और एक तरीके से तिमूर 1398 में इन्वेड करते हैं। उससे कुछ साल पहले यानी कि 1394 में मलिक सरवर ने दिल्ली सुल्तानेट के वीकनेस का एडवांटेज उठाते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, तो अगर देखें तो वीकनेस ऑफ दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दिल्ली सुल्तानेट का एक तरीके से डिक्लाइन का फेज चल रहा था और उस टाइम पे अपने जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो काफी पावरफुल होते जा रहे थे और चूंकि सेंट्रल अथॉरिटी डिक्लाइन के फेज में थी, इस वजह से अगर आप देखें तो तुगलक्स के टाइम पे आप देखें बहुत सारे एरियाज में जितने भी रीजनल पावर्स थे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते जा रहे थे। जैसे आपने पिछले लेक्चर में हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में देखा, तो हरिहरा एंड बुक्का राया ये भी बेसिकली तुगलक्स के टाइम पर ही फ्यूडल लॉर्ड्स थे। फिर आपने बहमनी किंगडम के बारे में देखा, तो ये भी तुगलक्स के टाइम पर ही हुआ। तो बेसिकली तुगलक्स के टाइम पर स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो अपने जो दिल्ली सल्तनत है वो अपने सबसे बड़े टेरिटोरियल जेनिथ पे पहुंची, अपने हाईएस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे। और जब भी कोई भी किंगडम अपने हाईएस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे पहुंचती है तो उसी टाइम पर उसका डिक्लाइन भी शुरू होता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज नो दे आर स्प्रेड टू थिन दैट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दैट साइज ऑफ दैट शेयर साइज ऑफ द एम्पायर। यही सेम और औरंगजेब के टाइम पर भी होगा। वही सेम अगर आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भी हुआ। और हमेशा जब भी ऐसा होता है तो आप उसी टाइम पर जब भी कोई भी एम्पायर, कोई भी किंगडम अपने सबसे हाईएस्ट टेरिटोरियल जेनिथ पे पहुंचती है तो उसी समय उसका डिक्लाइन भी शुरू होता है। तो सेम हुआ तुगलक्स के टाइम पर भी। तो उसी तुगलक डायनेस्टी के वीकनेस का एडवांटेज उठाते हुए मलिक सरवर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया और शर्की डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और ही बिकेम द फर्स्ट शर्की सुल्तान ऑफ जौनपुर। और इसके बाद जौनपुर बिकेम एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर और जौनपुर आगे चल के लर्निंग, आर्ट और आर्किटेक्चर की फील्ड में एक इंपॉर्टेंट जगह अपने आप को एक इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 1394 में जौनपुर में शर्की डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और ये किया था मलिक सरवर ने। अब बात आती है यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो अगर हम शर्की रूलर्स के आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक खास बात यह आती है कि यहाँ पे आपको मीनार नहीं देखने को मिलेगी। भले ये इस्लामिक आर्किटेक्चर था, लेकिन इस्लामिक आर्किटेक्चर होने के बावजूद आपको शर्की आर्किटेक्चर में मीनार्स पूरी तरीके से एब्सेंट हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो शर्कीज थे वो अफगानी थे, यानी कि पठान थे। तो इसी वजह से इस आर्किटेक्चर को पठान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी खास बात है कि इनके जो भी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो आपको गेटवे देखने को मिलेगा ये काफी बड़े और रेक्टेंगुलर साइज के दरवाजे आपको इनके बिल्डिंग्स में देखने को मिलेंगे।
वहीं पर अगर हम डोम्स की बात करें तो डोम्स, छोटे छोटे डोम्स आपको देखने को मिलते हैं। दीवारों की बात करें तो काफी मोटी मजबूत दीवारें आपको पठान स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अटाला मॉस्क की। ये जौनपुर की सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई शर्की रूलर्स द्वारा, अटाला मॉस्क उसमें सबसे प्रोमिनेंट मानी जाती है। अब इसकी क्या खास बात है? तो सबसे पहली बात यह है कि ये इस्लामिक और लोकल इंडियन आर्किटेक्चर का एक मिक्स ब्लेंड आर्किटेक्चर है, जो कि एक बहुत ही ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ऊंचा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये मॉस्क को बनाया गया है। और ऊंचे प्लेटफॉर्म पे मॉस्क को बनाने का की जो वजह है वो है फ्लड से राहत, कि कभी अगर बाढ़ आए तो बिल्डिंग को बचाया जा सके। ठीक है, अगर हम तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो जहां पर मुगल आर्किटेक्चर काफी ज्यादा एम्फसाइज करता था डेकोरेशंस पे। ठीक है, मुगल अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्डिंग के ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस देखने को मिलेगा। आपको कैलीग्राफी देखने को मिलेगी, आपको पिट्रा ड्यूरा देखने को मिलेगा, आपको अरबेस्क देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा जो मुगल्स थे वो अपनी बिल्डिंगों की साजो सज्जा पे, अपने डेकोरेशन पे काफी ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन आप शर्की रूलर्स को देखें तो उतना ज्यादा एम्फोसिस ब्यूटी पे नहीं था, स्ट्रेंथ पे ज्यादा एम्फोसिस था। ठीक है, स्ट्रेंथ पे ज्यादा ये एम्फसाइज करते थे। चौथा पॉइंट देखते हैं। तो शर्की रूलर्स वेर रिनाउंड फॉर देयर कल्चरल कंट्रीब्यूशन, और इसी वजह से जौनपुर को शिराज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो औरंगाबाद को शिराज ऑफ इंडिया कहते हैं। शिराज बेसिकली ईरान में एक बहुत ही प्रोमिनेंट कल्चरल सिटी है। ठीक है, तो शिराज ऑफ इंडिया कहने का मतलब कि जैसे एक टाइटल है कि भाई वो इतना सुंदर है, इतना ज्यादा कल्चरली रिच है कि उसको जो है इंडिया का शिराज कहते हैं। जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद टेक्सटाइल के लिए फेमस था। वैसे ही अगर आप देखें तो इंडिया में, वैसे तो ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद को शिराज ऑफ इंडिया कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जौनपुर को भी शिराज ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है। अब अटाला मॉस्क के कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। तो इसको जनवरी 1408 से 11 के बीच में इब्राहिम शर्की करके एक रूलर थे, उन्होंने बनवाया था। इसका जो गेटवे है वो आर्च्ड गेटवे है, और जो काफी बड़ा ये गेट जो है, जो दरवाजा काफी बड़ा है। अगर इसके कोर्टयार्ड, इस मॉस्क के कोर्टयार्ड के बारे में बात करें तो काफी बड़े बड़े कोर्टयार्ड आपको देखने को मिलेंगे। काफी एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड आपको कोर्टयार्ड इस मॉस्क में देखने को मिलते हैं। अगर इस मॉस्क के स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग और मैसिव स्ट्रक्चर है, और इसमें जो डेकोरेशन है काफी मिनिमलिस्टिक डेकोरेशन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्रिक और फ्लोरल मोटिव्स को यूज किया गया है जहां तहां। लेकिन मेजर, जैसा मैंने बताया कि मेजर जो एम्फोसिस रहेगा शर्की डायनेस्टी रूलर्स के आर्किटेक्चर का, वो रहेगा स्ट्रेंथ के ऊपर, ना कि डेकोरेशन के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं एंड ऑफ शर्की डायनेस्टी। तो शर्की डायनेस्टी ने बेसिकली 1394 से लेके 1479, तो लगभग 85 साल तक इन्होंने राज्य किया था, और फिर धीरे धीरे शर्की डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हुआ। ठीक है, और डिक्लाइन के पीछे सिंपल खास जो वजह थी, कोई ऐसी नई बात नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और वीक रूलर्स। ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और वीक रूलर्स की वजह से धीरे धीरे शर्की डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। और उसी टाइम पर जब लोधी रूलर्स ने दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्जा जमाया, तो जो इब्राहिम लोधी हैं, ठीक है, इब्राहिम लोधी, वही जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो बाबर से हारे थे, तो इब्राहिम लोधी ने जौनपुर के ऊपर हमला किया और जौनपुर वॉज डिफीटेड। और इस हार के बाद लोधी रूलर्स ने जौनपुर के ऊपर कब्जा जमा लिया, और जौनपुर जो शर्की सल्तनत थी, ठीक है, जो शर्की सल्तनत थी वो दिल्ली सल्तनत में मर्ज हो गई। ठीक है, तो 85 साल तक ये सल्तनत चलेगी, जो अलग अलग रूलर्स इस पे रूल करेंगे। और फाइनली जो डायनेस्टी तुगलक्स के टाइम पर एस्टैब्लिश हुई थी, वो डायनेस्टी लोधीज के टाइम पर सबमर्ज हो जाएगी, मतलब मर्ज हो जाएगी, सबमर्ज तो क्या बोलेंगे, मर्ज हो जाएगी आपकी दिल्ली सल्तनत से। अब अगली जो किंगडम आती है मांडू की, ठीक है, मांडू की किंगडम, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में इस किंगडम को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो मालवा किंगडम ऑफ मध्य प्रदेश, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो बेसिकली
पहले मालवा की जो राजधानी थी दैट वाज धार, ठीक है, मालवा की जो राजधानी थी धार थी, और 1305 में धार के ऊपर खलजी डायनेस्टी ने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। खलजी डायनेस्टी ने अपना रूल धार के ऊपर एस्टैब्लिश कर लिया, यानी कि मालवा को दिल्ली सल्तनत के अंडर मर्ज कर लिया। पर हुआ यूं कि जब मंगोलों से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, जब दिल्ली के ऊपर मंगोल्स का हमला हुआ और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिरी फोर्ट में, अलाउद्दीन खिलजी बचने के लिए, अपनी जान बचाने के चक्कर में, जब अलाउद्दीन खिलजी सिरी फोर्ट के अंदर छुपा हुआ था, तो उस टाइम पे एक अफगान ओरिजिन का गवर्नर था दिलावर खान, जो मालवा प्रांत का, इस मालवा रीजन का जो गवर्नर था जिसका नाम था दिलावर खान, जो कि एक अफगान था, उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सरवर, ठीक है, सरवर वाज आल्सो एन अफगान, और यहां पर आप देखेंगे दिलावर खान वाज आल्सो एन अफगान, ठीक है। सरवर ने जौनपुर में एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश की, वैसे ही दिलावर खान ने मालवा में एक इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश की, जिसको हम किंगडम ऑफ मांडू कहते हैं। अब बात आती है मांडू शहर की, ठीक है। तो मांडू शहर को एस्टैब्लिश किया था होशंग शाह ने, जो कि 1405 से 1435 तक इन्होंने राज्य किया, और ये दिलावर खान के बेटे थे। और मांडू जो शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ था। तो नर्मदा नदी के तट पे एक नए शहर को एस्टैब्लिश किया, जो जिन्होंने एस्टैब्लिश किया उनका नाम था होशंग शाह, और वो दिलावर खान के बेटे थे। वही दिलावर खान जिन्होंने किंगडम ऑफ मालवा पे, जो मालवा के गवर्नर थे, ठीक है। और फिर मांडू शहर एस्टैब्लिश करने के बाद उन्होंने राजधानी को धार से मांडू शिफ्ट कर दिया। उस समय मांडू का नाम शादियाबाद हुआ करता था। शादियाबाद का मतलब है सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। मांडू तो आज इसका प्रेजेंट नेम है, उस समय मांडू का नाम शादियाबाद हुआ करता था, ठीक है। फिर देखा जाए कि जब मुगल शासन आया तो मुगल्स ने मांडू, किंगडम ऑफ मांडू को हरा दिया, और फिर मांडू किंगडम का इंटीग्रेशन हो गया, इट मर्ज्ड विद द मुगल्स। और फिर जब मुगल पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हुई तो बाद में मांडू के ऊपर मराठाओं का कब्जा हो गया। अब बात आती है मांडू के आर्किटेक्चर की। तो मांडू का जो आर्किटेक्चर है वो फेमस है लव स्टोरी ऑफ सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती। तो इनकी लव स्टोरी जो है काफी, जो बोलते हैं ना फोल्कलोर, जो दंत कथाएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, उसमें रानी रूपमती और सुल्तान बाज बहादुर की लव स्टोरी पे काफी ज्यादा कविताएं कही जाती हैं। तो उसी से इंस्पायर है यहाँ का आर्किटेक्चर। दो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका जहाज महल, जो कि एक हैरम था। हैरम वो होता है जिसमें राजा की बहुत सारी रानियां, पटरानियां, रखैलें, कॉन्क्यूबिन, जो भी कह लीजिए, वो सारी होती हैं। तो ये जो जहाज महल है वो हैरम था सुल्तान का, मांडू के सुल्तान का, ठीक है। अब इसका नाम जहाज महल ये है इसलिए है क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ है और जहाज जैसा दिखाई देता है, ठीक है। फिर दूसरा आर्किटेक्चर है हिंडोला महल, ठीक है। हिंडोला महल इज द सेकंड इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ मांडू किंगडम, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ मांडू किंगडम। अगर आप हिंडोला महल को देखोगे, इसका नाम पड़ा है बेसिकली इसलिए कि ये एक झूले जैसा दिखाई देता है, और ये झूले जैसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो ऐसे इंक्लाइंड है, स्लोपिंग साइड वॉल्स, जिसको बैटर वॉल्स भी कहते हैं। बैटर वॉल्स अगर आपको नहीं पता है तो तुगलक आर्किटेक्चर का एक सेलिएंट फीचर है, ठीक है। बैटर वॉल होता क्या है, चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अगर आप बैटर वॉल्स समझना चाहते हैं तो जनरली इस तरीके का होता है बैटर वॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके की जो दीवारें होती हैं, ठीक है, इस तरीके की जो दीवारें होती हैं उनको बैटर वॉल्स कहा जाता है, उनको बैटर वॉल्स कहा जाता है, जिसमें ऐसे इंक्लाइंड दीवारें होती हैं। और ये इंक्लाइंड दीवारें इसलिए होती हैं ताकि बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। तो वैसे ही हिंडोला जो महल था वो इसी तरीके से स्लोपिंग वॉल्स थी, इस वजह से इसको ऐसा लगता था, ये महल जो है एक झूले जैसा दिखाई देता था, इस वजह से इसका नाम पड़ा हिंडोला महल। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है वो है होशंग शाह का टूम्ब ऑफ होशंग शाह, ठीक है। अभी होशंग शाह का जो टूम्ब है
ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये इंडिया का पहला मार्बल से, पूरी तरीके से मार्बल से बना हुआ आर्किटेक्चर है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट मार्बल स्ट्रक्चर जो कि अफगान आर्किटेक्चर में बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि होशंग शाह का टूम ने ही ताजमहल के बिल्डिंग को, ताजमहल के आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया था। ठीक है, अगर आप देखें तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है टूम ऑफ होशंग शाह और ताजमहल में, स्ट्रक्चर वाइज भी और बिल्डिंग मटेरियल वाइज भी। तो कभी ये सवाल आया कि हिंदुस्तान की धरती पे पहली ऐसी बिल्डिंग जो पूरी तरीके से मार्बल से बनी हुई कौन सी थी, तो उसका जवाब होगा टूम ऑफ होशंग शाह। फिर मांडू आर्किटेक्चर की एक और खास बात है, चूंकि मांडू जो था एक ड्राई रीजन में बना हुआ था। ठीक है, काफी सूखा एरिया है, इस वजह से काफी ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था कि किस तरीके से हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना सके, कि बारिश के पानी को हम लोग प्रिजर्व कर सके, ताकि जब बारिश नहीं हो रही है, जब सूखे का मौसम है, तो उस टाइम पर हम उस पानी का इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से आपको काफी एलॉबरेट नेटवर्क ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, और जो कि रेन वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। तो इसमें कुछ जैसे आपको ये रेहट पे, जिसको वाटर रिजर्वॉयर कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। आपको बावली यानी कि स्टेपवेल्स देखने को मिलेंगे। आपको ये नाला बंड और एक्विडक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक्विडक्ट मतलब कि बेसिकली नाले नालियां, जिससे पानी को एक जगह से स्टोर करके दूसरी जगह पे चैनलाइज किया जाता है, उसको एक्विडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो do subscribe to this channel and share this lecture with your friends as well, and also don't forget to like if you really liked it. So you are watching IS Social Channel. My name is Shubham. So thanks for watching. Have a nice day. All the best.